हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं आपसे बजाज फाइनेंस स्टॉक के बारे में बात करूंगा। मैं कोई स्टॉक एनालिसिस नहीं करूंगा इसका। मैं बस जो Q1 का अब Q1 रिजल्ट का जो Q1 2020 का रिजल्ट का कुछ अपडेट्स आया मैनेजमेंट की तरफ से, मैं उसके बारे में बात करूंगा। मतलब रिजल्ट अभी नहीं आया है, बट कुछ अपडेट्स आया है मैनेजमेंट की तरफ से। वो एक्चुअली 3-4 दिन पहले ही आया था, बट मैं आज डिस्कस करूंगा। और मैं अपना व्यू भी दूंगा कि मुझे स्टॉक कैसा लगता है, और मैं अपना व्यू दूंगा इस स्टॉक पे। तो जरूर आप लास्ट तक देखिएगा मेरा वीडियो, और मेरा व्यू भी देखिएगा कि मुझे क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नीचे अगर अब नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जरूर से प्रेस करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे ऐसे ऐसे नए वीडियोस आपके साथ शेयर करने का। तो पहले हम लोग देखते हैं कि Q1 में मैनेजमेंट की तरफ से क्या अपडेट्स आया है, कि उनका क्या अर्निंग हो सकता है। उसके बाद कुछ कुछ अपडेट्स आया है। तो उन्होंने बताया है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट उनका 7% बढ़ गया है। एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जो जैसे ईएमआई लेते हैं ना आप, तो वो प्रोवाइड करती है, हाउसिंग लोन ही प्रोवाइड करती है और ये सब प्रोवाइड करती है। तो उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट, एसेट उनके लिए एसेट क्या है? इन सब कंपनी के लिए एसेट आपका पैसा है जो आप लोन ले रहे हैं उनसे, वो उनके लिए एसेट है। तो वो ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, 7% ही ग्रो किया है, क्योंकि पहले बहुत फास्ट ग्रो किया करता था। तो अभी ऑफ कोर्स ये जो कोविड-19 चल रहा है उसका इम्पैक्ट आया है नंबर्स पे। और अगर आप न्यू लोन्स देखेंगे तो कितने लोगों ने नया लोन लिया, तो इस मतलब पिछले 3 मंथ में, जो अप्रैल से जून का क्वार्टर था, उसमें 17 लाख लोगों ने लिया। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे पिछले साल सेम क्वार्टर में, तो 73 लाख लोगों ने लिया था। क्योंकि बहुत ही आप देखेंगे तो बड़ा डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे, अराउंड 76% का डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे न्यू लोन्स में। और एसेट अंडर मैनेजमेंट जो मोरेटोरियम में थे, तो आपने पढ़ा ही होगा, आरबीआई ने कहा था कि सारे बैंक्स और इनको मोरेटोरियम देने, मतलब कि 6 मंथ के लिए, 6 मंथ तक एक्सटेंड हो गया था कि आपको ईएमआई नहीं पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप पे कर सकते हैं अगर आपने लोन लिया है तो। वो यहाँ पे अच्छी खबर है कि ये कम हो गया है। पहले 27% ऑफ द कस्टमर ऑप्ट किए थे मोरेटोरियम के लिए कि वो नहीं ईएमआई पे करेंगे 6 मंथ के लिए। अब 15% गिर गया है, मतलब और जो कितने जो बच गए, मतलब 12% लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, ईएमआई स्टार्ट कर दिया है फिर से पेमेंट करना। तो वो अच्छी खबर है इनके लिए। और इसके कारण आपने देखा होगा इनका स्टॉक प्राइस भी भागा था जब ये अपडेट आया था। ये एक्चुअली हो गया, 6-7 दिन पहले आया था अपडेट, तो उसके बाद स्टॉक प्राइस ही भागा था इनका। और इनका डिपॉजिट भी बुक उतना बड़ा तो नहीं है जितना नॉर्मली बैंक्स का होता है, स्टिल उसमें भी ग्रोथ दिखने को मिला है। 15,000 करोड़ था, वो अब 20,000 करोड़ हो गया है। सो आप कभी कभी एफडी करते हैं ना, वो बजाज फाइनेंस सब में भी आप एफडी करते होंगे, तो वो उनके लिए डिपॉजिट हुआ, तो वो अमाउंट इतना है। चलिए, ये तो अपडेट था जो मैनेजमेंट की तरफ से आया। रिजल्ट भी आने वाला होगा, कुछ दिन में आ जाएगा, तो उसके बारे में बाद में बात करूंगा। उनका प्रॉफिट सेल्स देखेंगे क्या क्या होता है, सब कुछ नंबर्स। अब मैं अपना व्यू देता हूँ इस स्टॉक के बारे में कि मेरा क्या व्यू है। तो देख, मुझे कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है बजाज ग्रुप का। बजाज ग्रुप की कंपनी है, तो इसे कंपनी में कुछ खराबी मुझे नहीं दिखती है, ऐसा नहीं है। पर मुझे बस वैल्यूएशन का दिक्कत लगता है इस कंपनी में, कि इनका जो वैल्यूएशन मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे लिए बहुत रिस्की हो जाएगा। मुझे इससे मतलब इससे अच्छे स्टॉक दिखते हैं, मतलब कि जो इसके कंपेयर में, मतलब फास्ट फास्ट नहीं, मतलब इससे कम ही भी ग्रो करेंगे हो सकता है, बट उनका वैल्यूएशन भी इससे बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा। जैसे इनका प्राइस टू बुक रेशियो होता है, जो नॉर्मली क्या होता है, जो भी फाइनेंशियल कंपनीज होती है, बैंक्स और ये सब एनबीएफसी, उनकी उसके लिए हम लोग प्राइस टू बुक देखते हैं कि बुक वैल्यू कितना है उनका, क्योंकि मैटर करता है यहाँ पे बुक वैल्यू ना, क्योंकि वो पैसा है एक्चुअली जो इनका बुक वैल्यू है। क्योंकि वो लोन है तो वो पैसा है वहाँ पे। तो इनका प्राइस टू बुक रेशियो 6 है, और इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37 है। बट अगर मैं इसका कंपेयर करूं एचडीएफसी बैंक से, जो इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है। बट आप एक चीज देखे होंगे कि एचडीएफसी बैंक का भी अपडेट्स आया मैनेजमेंट की तरफ से Q1 के लिए, और उनका ग्रोथ अच्छा था, उनका ग्रोथ गिरा नहीं। उनका 20%, मतलब जो 20% डिपॉजिट्स अभी भी ग्रो कर रहा है, जो कि पहले करता था। तो एचडीएफसी बैंक पे उतना असर नहीं हुआ है। बट एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू बुक देखिए, रेशियो 3.36 है, और प्राइस टू अर्निंग भी 21 है, तो जो कि बजाज फाइनेंस के प्राइस टू बुक और प्राइस टू अर्निंग से बहुत ही कम है। आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हाफ है, ऑलमोस्ट देखेंगे तो। इसके लिए रीजन मैं समझ सकता हूँ। रीजन क्या है ना, कि ग्रोथ जो है ना, जो प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ है, मान लीजिए प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ लेके चलते हैं, बजाज फाइनेंस का बहुत ज्यादा है, 40% है। मतलब पहले से 40% है, मतलब पिछले 5-10 साल 40% है। वहीं पे एचडीएफसी बैंक 20% प्रॉफिट ग्रो कर रहा है कंपाउंडेड पिछले 5-10 साल के लिए। तो यहाँ डिफरेंस है, इसलिए समझ में आता है कि थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा है। बट आपको ये भी सोचना होगा कि एनबीएफसी और बैंक में डिफरेंस होता है।
बैंक के पास क्या होता है ना, उनके पास डिपॉजिट्स आराम से आ जाते हैं। आप क्योंकि आप हो सकता है आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक किसी के कस्टमर होंगे, तो उनको डिपॉजिट्स आपसे जल्दी मिल जाता है और आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता उस पर। सो आप जो अकाउंट में पैसा रखते हैं उसका वो कितना मिलता होगा, 3% 4% सेविंग अकाउंट में मिलता होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलता है। बट जो एनबीएफसी होता है उनके पास डिपॉजिट उतना ज़्यादा आता नहीं है, उन्हें मार्केट से पैसा उठाना पड़ता है अलग से, और उसका जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, वो 4% में नहीं उठा पाएंगे, हो सकता है उनको 5-6% 7% उठाना पड़े। तो यहाँ पे डिफरेंस आता है। तो ये भी डिफरेंस आप समझ लीजिए। तो इसलिए नॉर्मली आप देखे होंगे कि नॉर्मली बैंक्स को ज़्यादा वैल्यूएशन मिलता है एनबीएफसी कंपेयर्ड में। बट यहाँ पे बजाज ग्रुप की कंपनी है, प्लस इनका सेल्स भी बहुत बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो इनको ज़्यादा वैल्यूएशन दिया गया एचडीएफसी बैंक से। बट अब आपको एक चीज़ और देखना होगा, क्यों, ठीक है इनका ग्रोथ इतना हाई है, तभी तभी मैं इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा इसमें, मैं दूसरे कंपनी में क्यों कर रहा हूँ। इसके लिए एक रीज़न मेरा ये है कि इन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया, मतलब पिछले 10-12 साल में इन्होंने बहुत ही अच्छा ग्रो किया है। पर अब दिक्कत क्या है ना, अब देखिए जब जब इनके पास लेट से इनका सेल्स 1,000 करोड़ था, तो 1,000 से 2,000 करना आसान होता है, 2,000 से 4,000 ही मान के चलिए आसान होता है, 4,000 से 8,000 भी कर लिए। बट एक बार 20-25 पे चले जाता है, तो 25 से फिर 50 करना उतना ईजी नहीं होता है। किसी भी कंपनी को देख लीजिए, जब बहुत बड़ी हो जाती है तो ग्रोथ थोड़ा कम हो ही जाता है। बजाज फाइनेंस मैं मानता हूँ कि थोड़ा अलग है, बट देखते हैं, मुझे उसका रिस्क लगता है कि ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो ये इनका वैल्यूएशन भी कम होने लग जाएगा। फिर इनको क्यों आप प्राइस टू बुक 6 का देंगे, मतलब क्यों देगी मार्केट इतना ज़्यादा प्राइस टू बुक रेशियो, इनको नहीं देगी ना, अपना ग्रोथ अगर कम हो जाए तो वो मुझे डर लगता है फ्यूचर में। और मतलब उनका प्रॉफिट आप देखेंगे तो अराउंड 5,000 6,000 करोड़ अब हो गया है। तो अब देखिए प्रॉफिट उनका देखेंगे आप, हर एक 2 साल में डबल हो जाता है, इस ग्रोथ पे 40% पे ऑलमोस्ट हर एक 2 साल में डबल हो जाता है। बट अगले 2 साल में 5,000 से 10,000 करना, और फिर अगले 2 में 10,000 से 20,000 करना, मतलब मुझे उतना आसान नहीं लगता है। एक बार कंपनी बड़ी हो जाती है तो वो मुझे रिस्क लगता है। और एक बार आपको मैं बता भी दूं कि आप अगर आप रिटर्न्स का सोच रहे हैं कि बजाज फाइनेंस उतना ही रिटर्न्स आपको दोगे जितना पास्ट में दी है, तो उतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले 12 साल में बता दूं ये कंपनी 1,000 गुना रिटर्न्स दी है, 1,000 गुना। मतलब अगर आप मतलब बेसिकली अगर मैंने 1 रुपये का मान के चलिए इसमें लगाया होगा, तो 1,000 रुपये बन जाएगा 12 साल बाद, इतना रिटर्न दिया है उन्होंने। बट अब क्या लगता है, मैंने बेस बताया आपको कि इसका ग्रोथ कम हो सकता है, इसलिए रिटर्न्स भी मुझे लगता है फ्यूचर में उतना ज़्यादा नहीं हो। तो ऐसा नहीं कर रहा बहुत खराब रिटर्न्स देगी, हो सकता है 10-15% 20% भी दे दे, पर वो 40% 50% रिटर्न जो पहले मिलता था, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा साल तक मिलेगा। हो सकता है अगले 1-2-3 साल के लिए मिल जाए, बट ओवर 10 साल मुझे नहीं लगता है उतना ज़्यादा मिल पाएगा फिर से। और मैं क्या मैं इस स्पेस में एनबीएफसी में, नॉन बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस में, मैं एचडीएफसी में इन्वेस्टेड हूँ, तो मुझे एचडीएफसी बहुत ही अच्छा लगता है। वो भी हाउसिंग लोन्स में है, और हाउसिंग लोन्स का डिमांड हमेशा बढ़ ही रहा है इंडिया में। प्लस उनका वैल्यूएशन देखिए, उनका प्राइस टू बुक कितना कम है, 2.53। उनका प्राइस टू अर्निंग भी 15 है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से उनका डिविडेंड भी अच्छा है। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि एचडीएफसी, मतलब एचडीएफसी के अंडर, मतलब एचडीएफसी 50% से ज़्यादा स्टेक है इनका एचडीएफसी का, वो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में इनका 50% से ज़्यादा स्टेक है। तो वो भी वैल्यूएशन में मैटर करता है वहाँ पे, क्योंकि जो डिविडेंड्स बाद में आएंगे एचडीएफसी, मतलब लाइफ इंश्योरेंस से या एचडीएफसी एएमसी से, तो वो एचडीएफसी को ही मिलेगा ना, जितना डिविडेंड होगा उसका 50% इनको मिलेगा। तो वो तो फिर फाइनली शेयर होल्डर्स को मिलेगा, तो उससे फायदा भी होगा। और दूसरा चॉइस मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। आप सोचोगे एनबीएफसी में क्यों लिख रहा हूँ इसे, बट मतलब आईडीएफसी आपको पता हो कैपिटल फर्स्ट का मर्जर हुआ था, तो कैपिटल फर्स्ट एनबीएफसी था, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे लगता है थोड़ा, तो आप देखेंगे ज्यादा ये सब का ईएमआई सब में ज्यादा है, ज्यादा गाँव में ये सब डिस्ट्रीब्यूशन इनका ये भी बढ़ा रही है, तो मुझे ये दोनों अच्छा लगता है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक, तो बस एक है अभी। और उनका ग्रोथ अगर फास्ट हो गया, क्योंकि ग्रोथ एक्चुअली फास्ट है उनका, बट प्रॉफिट्स नहीं है, उनका प्रॉफिट अभी भी निगेटिव है, इसलिए मैंने प्राइस अर्निंग नहीं डाला है। बट अगर उनको प्रॉफिट्स आ गया और ग्रो करने लग गया, तो उनको भी मतलब अच्छा मिलेगा फिर प्राइस टू बुक, मतलब थोड़ा ग्रोथ पे डिपेंड करता है ना प्राइस टू बुक, तो उनको भी अच्छा मिल सकता है बाद में। अगर आपको 2 भी मिल जाए, 3 भी मिल जाए, तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपको बाद में। तो ये मेरा व्यू था बजाज फाइनेंस में, मैंने अपना रीजन बता दिया कि मैं क्यों इन्वेस्टेड नहीं हूँ इसमें। और मैंने एनबीएफसी में, मतलब एचडीएफसी को, सो आप समझ लीजिए एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक डिफरेंट है। मतलब एचडीएफसी ये जो है ये हाउसिंग फाइनेंस है, जो हाउस फाइनेंस देती है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये दोनों मेरी चॉइस है। और बैंकिंग में मैं ऑफकोर्स मैं एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टेड हूँ, तो मेरा ये चॉइस है यहाँ पे। आप अपना भी व्यू बताइएगा कि आपका व्यू क्या है बजाज फाइनेंस की तरफ, मतलब अगर आप इन्वेस्टेड है नहीं है, अगर आप बाई करना चाहते हैं, तो आपका व्यू क्या है, आप क्या सोचते हैं, मतलब फ्यूचर, मतलब अगले 10 साल में मतलब कैसा इनका ग्रोथ हो सकता है, तो आप भी बताइएगा मुझे कमेंट्स में। सो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया यहाँ पे, तो
सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उससे मुझे वो सपोर्ट मिलता है। और अभी क्योंकि मैंने जस्ट स्टार्ट किया है ये अपना यूट्यूब चैनल, तो अगर मुझे सब्सक्राइबर मेरे बढ़ेंगे तो मुझे और मैं आपसे कंटेंट ज़्यादा शेयर करता रहूँगा। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।